नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना, ठीक है। तो इस आकृति में त्रिभुज बताने से पहले आपको इसकी ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज होता है कुछ इस टाइप सा, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक सिंगल त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन इसी त्रिभुज में हमारे पास यहाँ पर लाइन भी होती है, तो उस लाइन में हम क्या करते हैं, एक एक नहीं गिनते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। अब ट्रिक कैसी लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास इसमें कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम में हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। अब संख्या कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 10 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। एक और इस प्रकार की होती है, जैसे में यहाँ पर क्रॉसिंग बना हुआ था, उसमें हम कैसी ट्रिक लगाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सभी में क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, बॉक्स में संख्या लिख के उसका डबल कर देते, जैसे ये वाला है। तो इसमें लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा है। इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा। मतलब इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम एक क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर हमें क्रॉसिंग वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्रॉसिंग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर गिनिए 1, उसके बाद 2, फिर ये 3, ये 4, यानी यहाँ पर 4 है तो 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल गिनिए। सिंगल कहाँ से दिख रहा है, जैसे एक ये दिख रहा, फिर एक हमारा ये, एक ये और एक ये। तो 4 हमें यहाँ पर दिख रहे, तो इसमें +4 कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर भी अंदर सिंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये, एक ये। तो 4 हमें यहाँ पर भी सिंगल दिख रहे, तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे। फिर हमें यहाँ पर एक बड़ा वाला दिख रहा है, जैसे ये वाला है, तो इससे भी एक हमारा बन रहा है, तो एक हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, तो एक हमारा ये भी है, तो ये भी इसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो रहे हैं, तो 8 4 12, 12 4 16, 1 17 हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 17 है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, आयतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक आकृति है, इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, इसमें आयत को शामिल नहीं करना, ठीक है। यानी कि आपको आयत नहीं गिनना है। तो आपको यहाँ पर हम वर्ग कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा समान होती है, ठीक है। जिसकी चारों भुजा समान होती है हम उससे वर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक आपको बना रहा हूँ आकृति, यानी कि इसकी जो चारों भुजा समान है तो ये वर्ग कहला रहा है। और आयत को कैसा होता, तो आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है। जैसे ये इधर की भुजा समान है और इधर की भुजा भी समान है, तो ये वाला जो हमारा आयत है और ये वाला वर्ग है। तो हमें यहाँ पर वर्ग काउंट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर आयत नहीं गिनना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा वर्ग कहाँ कहाँ से बन रहा है, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल ही हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये है, फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरा हमारा यहाँ से ये बन रहा है, तो 2 हमारा ये हो गए हैं। उसके बाद 2 के बाद हमें यहाँ पर एक ये दिखाई दे रहा है, तो 3 हो जाएंगे, 3 के बाद हमें यहाँ पर एक ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, तो 3 के बाद ये 4 होगा, 4, ठीक है। 4 के बाद एक हमारा यहाँ पर है, तो 4 के बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 के बाद ये हमारा है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद इसने कहा कि आयत को काउंट नहीं करना, ठीक है। तो 6 हमारे यहाँ पर है। 6 के बाद हमें एक और दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, तो आप हो गए यहाँ से एक बड़ा वाला इससे मिलकर बनेगा, किससे, यहाँ से ये वाला मिलकर बनेगा, क्योंकि चारों भुजाएं समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने दिखाई दिए, अभी तक हमें यहाँ पर टोटल 7 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 7 दिखाई दे रहे हैं। तो 7 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 7 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर 347 का संबंध 14 से है और 122 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार 244 का संबंध किससे होगा, ये हमें यहाँ पर बताना, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि जैसे प्रश्नवाचक
चिन्ह हमारा इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि 347 से 14 कैसे लिखा है, उसके बाद 122 से 5 कैसे लिखा है, ये हम सबसे पहले पता करेंगे। वैसे हम यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या भी पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह इस साइड दिया तो इससे हम पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट देखें तो जो 347 है, क्या इसका वर्ग या घन है, तो वर्ग या घन तो नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आपको एक और तरीका पता होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर डिजिट योग करते हैं। क्या करते हैं, डिजिट योग, यानी कि इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं। तो 3 और 4 कितने होंगे, 7, और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे, यानी इसका योग कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर भी सेम लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पर डिजिट योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो रहे हैं, यानी कि इसका भी योग 5 हुआ और यहाँ पर 5 लिखा। तो हमें यहाँ पर 14 और 5 जो लिखा है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 244 से संख्या का पता करेंगे। तो यहाँ पर प्लस कीजिए, जैसे 2 और 4 कितना होंगे, 6, 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10, यहाँ पर जोड़ने पर कितना हो रहा है, 10 हो रहा, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बटन को CTVRRK के रूप में कोडबंद किया जाता है और यहाँ पर एक्चुअल को BBVSDI के रूप में कोडबंद किया जाता है। उसी भाषा में यहाँ पर स्ट्रोंग को किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जैसे बटन से यहाँ पर CTVRRK कैसे लिखा, यानी कि लेटर का कोड लेटर है, ठीक है। यानी कि लेटर का कोड जब भी लेटर से होता है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर उसका विपरीत लिखा होगा, ठीक है। अब पीछे से भी लिख सकता है, आगे से भी, या फिर क्रॉस भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम एक एक को देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एक को देखेंगे, अगर B से C को देखेंगे तो B से C आपको पता है यहाँ पर दिख रहा होगा +1, ठीक है। अल्फ़ाबेट में एक प्लस किया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे U से T, अगर हम U से T को देखें तो यहाँ पर -1 किया है, कितना, -1। उसके बाद T से V को देखिए, T से V मतलब यहाँ पर अभी +2 किया, तो यहाँ पर क्या किया, +2। उसके बाद T से R को देखेंगे तो यहाँ पर -2 किया है, यहाँ पर अभी -2। तो लॉजिक हमें क्या दिख रहा है, +2 -1, सॉरी +1, फिर उसके बाद -1, फिर बाद में +2 -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए O से R को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, O से R मतलब अभी यहाँ पर हमारे पास जो दिख रहा है वो +3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, +3 दिख रहा है अल्फ़ाबेट में। फिर N से K को देखेंगे तो यहाँ पर N हमारा 14 पे, K 11 पे, तो यहाँ पर -3 दिख रहा है, यहाँ पर कितना, -3। तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिख रहा है, +1 -1, +2 -2, +3 -3। क्या यही वाला यहाँ पर एक्चुअल से भी लिखा है, तो यहाँ पर हम पता करते हैं। जैसे ए से अगर हम यहाँ पर बी को देखेंगे तो इसमें तो क्या हो रहा है, तो आपको हो गया +1 हो रहा है। उसके बाद सी से बी को देखें तो इसमें +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर +1 और -1 हुआ है वही कि वही इसमें भी हुआ है एक्चुअल में। उसके बाद यहाँ पर देखिए टी से वी को देखें तो इसमें +2 हुआ है, और यू से एस को देखें तो माइनस यहाँ पर भी 2 हुआ है। उसके बाद ए से क्या करेंगे, डी को देखें तो +3 हो रहा है। फिर एल से आई को देखें तो यहाँ पर भी -3, मतलब यही वाली संख्या यहाँ पर भी माइनस प्लस हो रही है। तो स्ट्रोंग का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम तरीके से सबसे पहले +1 करेंगे। तो एस में +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो पहला लेटर टी आएगा। टी हमें ऑप्शन में सभी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा है। उसके बाद फिर -1 करेंगे तो टी में से -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। एस ऑप्शन में देखेंगे टी एस, तो यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी भी हटेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर +2 करना है, तो आर में +2 करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, एस टी एस, ठीक है। टी एस टी ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में चिल्ड को 61 69 248 लिखा गया है और यहाँ पर गेस्ट को 14 21 53 840 लिखा गया है। उसी भाषा में बुक को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पर, लेटर का कोड संख्या में दिया है। तो आपको पता है जब भी लेटर से संख्या लिखी हुई रहती है उस कंडीशन में क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी या तो इनकी प्लेस वैल्यू होगी या फिर इनका विपरीत करके उनकी प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। या फिर प्लेस वैल्यू का यहाँ पर गुणा या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे चिल्ड में यहाँ पर सी दिया है, सी ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 3 नंबर पे आता है। एच हमारा ABCD में कितने नंबर पे, तो 8 नंबर पे आता है।
फिर IABCD में कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर एल दिया है, एल कितने नंबर पे, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है। फिर डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 3, 8, 9, 12, 4 और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 6, 16, 9, 24, 8 है, यानी कि इनसे अलग अलग संख्या, लेकिन इनसे हम बना सकते हैं। जैसे अगर 3 का 2 गुना करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 8 का भी 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएंगे। और 9 का भी 2 गुना करेंगे तो 18 हो जाएंगे। और 12 का भी 2 गुना करेंगे तो 24 हो जाएंगे। और 4 का 2 गुना 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो संख्या हमें दिखी है वही की वही संख्या यहाँ पर भी, मतलब 2 गुना करने पर आ रहा है, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू को क्या करना, 2 गुना करना। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम गेस्ट का पता करते हैं। जैसे सबसे पहले जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। और 7 का 2 गुना कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ पर 14 सीधा लिखा है, ठीक है। उसके बाद यू कितने नंबर पे, 21 पे आता है। यहाँ पर कितने नंबर पे, 21 पे आता है। यहाँ पर 21 का 2 गुना 42 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, तो देखिए यहाँ पर 7 का 14, यहाँ पर 42, ठीक है। और 5 का 10 गुना, ये वाली ट्रिक तो यहाँ पर नहीं लग रही। उसके बाद यहाँ पर बी, और बी का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे बी 2 नंबर पे आता है, यहाँ पर 2 गुना 4 हो जाएगा। ओ कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ पर वैसा की वैसा लिखा, लेकिन यहाँ पर 2 गुना किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीछे से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टी का 2 गुना कितना होगा, 40 हो जाएगा। टी 20 पे आता है, 2 गुना 40। और यहाँ पर देखिए 11 का 2 गुना कितना होगा, तो 11 का 2 गुना 22 होगा। तो इस हिसाब से जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है केवल ए में दिख रहा है, केवल ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गेस्ट में क्या करा था, इसमें यू भी 21 पे आता तो वैसा की वैसा लिखा, ई हमारा 5 पे आता तो वैसा की वैसा लिखा। अब ऐसा की वैसा क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा जो है स्वर वाला है, ठीक है। बाकी जो लेटर व्यंजन लेटर और ये हमारे स्वर लेटर, तो स्वर लेटर को वैसा की वैसा लिखा। जैसे यू हमारा 21 पे आता तो इसका 2 गुना नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये स्वर है। उसके बाद ई भी हमारा 5 पे आता तो इसको 5 ही लिखा, क्योंकि ये भी स्वर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्या करा, बी हमारा व्यंजन है तो उसका 2 गुना कर लिया, कि हमारा व्यंजन है तो यहाँ पर भी 2 गुना किया। लेकिन ओ हमारे क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैसा की वैसा लिखेंगे। तो यहाँ पर 15 15 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ABCD में 15 नंबर पे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो संख्या को देखें तो संख्या हमारे पास यहाँ पर घट रही है, ठीक है। अचानक से घट रही, फिर और धीरे से घटी, फिर अचानक से घटी। तो इस कंडीशन में या तो यहाँ पर भाग हो रहा होगा या फिर डायरेक्ट माइनस भी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 800 से 400 को देखते तो 800 से 400 मतलब यहाँ पर 2 का भाग दिया गया, ठीक है, यानी कि 2 से काटा है। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 400 से 480 को देखिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग नहीं दिया, यहाँ पर प्लस हो रहा है। अब कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 80 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, वापस से 480 से 240 को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जस्ट इसका आधा हो रहा है। आधा मतलब यहाँ पर भी 2 से भाग दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, 2 से भाग दिया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2 से भाग, फिर 80 प्लस, फिर 2 से भाग, फिर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 240 से 320 को देखें तो यहाँ पर भी हमें कितना प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 80 प्लस दिख रहा है। इसका मतलब लॉजिक क्या है, सबसे पहले भाग दिया, फिर 80 प्लस, फिर भाग दिया, फिर 80 प्लस। तो अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या, यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। तो 320 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 320 का जो आधा हमारे पास होगा वो होगा 160। तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर क्या होगा, 160 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 160 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता रखा कि 1 तारीख से जो रीजनिंग का नया प्रैक्टिस सेट है, जिसमें लगभग आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे और जितने भी चैप्टर है 30 से प्लस चैप्टर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो 1 तारीख से नए प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार की विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर 13 से 144, 9 से 63 है, 8 से 48 से 11 से 99। तो यहाँ पर देखिए इनका जो योग मतलब युग्म दिया है ये कैसे दिया है, ठीक है। तो इसमें से हमें एक अलग पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या, उसके बाद फिर वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या। अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर मान लो हम 11 को देखते हैं, जैसे 11 से यहाँ पर 99 मतलब क्या है, तो आप कहोगे 11 को अगर हम यहाँ पर देखिए
11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10, और 10 का वर्ग करेंगे और -1 करेंगे तो 99 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 8 है, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 49 में से 1 माइनस करेंगे तो 48। उसके बाद यहाँ पर क्या है 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 8 का वर्ग कितना होगा तो आपको होगा यहाँ पर 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63, या फिर आप इसमें से एक कम करके भी आप इसका गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें से एक करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 963, उसके बाद यहाँ पर सीधा 8 6 48 और 11 99, मतलब 2 माइनस करके भी हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए वाला है वहाँ पर संख्या नहीं आई, ठीक है। यानी देखिए, जैसे 9 से हम क्या करेंगे 63 का पता करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा तो 7 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो 7 होगा, और इसके साथ गुणा करेंगे तो 63। सेम तरीके से 8 में से भी क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और 8 को 6 गुना करेंगे तो 48। उसके बाद यहाँ पर 11 में से भी 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 9, और इसका भी 11 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे 99, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है संख्या पीछे वाली आ रही, लेकिन इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 12 बचेंगे, और यहाँ पर 12 का वर्ग सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। तो यही वाला इनसे अलग होगा, यही वाला हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पर पहले ही दिख रहा था कि पीछे 144 12 का वर्ग लिखा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब हमें यहाँ पर 3 पासे दिए, इन 3 पासों में संख्या 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि जब भी हम एक से अधिक पासा हो, चाहे पासे पे संख्या हो, चाहे लेटर हो, या कोई भी शब्द हो या चिन्ह हो, हम क्या करते हैं पासे में कॉमन सतह देखते हैं। तो कॉमन सतह देखिए, जैसे पहले 2 पासों में कॉमन सतह देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 1 और 2 डबल कॉमन सतह दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, तो 1 और 2 डबल कॉमन सतह दिखाई दे रही। जब भी हमें पासे में डबल कॉमन सतह दिखाई देती है तो जो बची हुई सतह होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे यहाँ पर 6 का 5 और 5 का 6, लेकिन हमें यहाँ पर 3 का पूछा है, तो 3 का बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना, जो एक पासा छोटा है उसके साथ कॉमन देखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी पहले और तीसरे वाले में कॉमन देखेंगे। तो इसमें कॉमन सतह कौन सी है, तो इसमें जो हमें कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही। अब यहाँ पर कॉमन सतह 2 दिखाई देता, आपको पता कि पहले हमारे पास यहाँ पर 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत थे, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 है तो ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। और आपको पता होगा कि जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का विपरीत होता है। तो जैसे यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 का पूछा तो 3 का यहाँ पर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर पूरा चेक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या करना, जब भी आपको कॉमन देख के घड़ी के दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा में कैसे, जैसे ये पहले पासे का हमने 2 लिखा, ये दूसरे पासे का 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो देखिए पहले पासे में चलेंगे तो हमें 6 मिला, उसके बाद आगे चलेंगे तो 1 मिला, उसको वैसा कि वैसा उसके नीचे लिखना। फिर दूसरे पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 4 मिला, उससे भी क्या करेंगे वैसे कि वैसे दूसरे पासे वाले के नीचे लिखना है। अब इनको आमने सामने करना है, इनको आमने सामने करेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, और यहाँ पर 2 का कौन हो जाएगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा, जो छिपा हुआ है, तो वो 3 था तो यहाँ पर इसका 3 हो जाएगा। तो 3 का पूछा था, 3 का 2 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। मतलब यहाँ पर हमें डॉक्टर दिया है, वकील दिया और अमीर व्यक्ति दिया है, इनके बीच वेन आर्य कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना, तो सबसे पहले आपको जो शब्द दिए जाते हैं उन शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बीच में कोई संबंध है, या फिर आप उन शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर मान लो आप कुछ शब्दों को जानते हो और कुछ शब्दों को नहीं भी जानते हो तो भी कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, तो समझिए। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया था, आपको कि डॉक्टर दिया है, उसके बाद वकील दिया और अमीर व्यक्ति दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉक्टर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, डॉक्टर का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब डॉक्टर का डायग्राम तो हमने यहाँ पर आसानी से बना लिया। अब हमें यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है। अब यहाँ पर वकील है और अमीर व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम मान लो अभी हम क्या करते हैं, दूसरे शब्द वकील का बनाते हैं। तो वकील का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर डॉक्टर का डायग्राम बनाया कि इनका वकील से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर डॉक्टर और वकील दोनों की दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक यहाँ पर ये व्यक्ति है, अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों अलग है। तो अभी जो हम यहाँ पर वकील का डायग्राम बनाएंगे, ये डॉक्टर से अलग बना लेंगे। क्या करेंगे, डॉक्टर से अलग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वकील है ये डॉक्टर से अलग है और डॉक्टर भी वकील से अलग है, तो इनका तो डायग्राम अलग बनेगा। उसके बाद यहाँ
पर हम तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है अमीर व्यक्ति। अब अमीर व्यक्ति का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जैसे हमने भी यहाँ पर डॉक्टर वकील का डायग्राम बना लिया है कि इनका अमीर व्यक्ति से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो अमीर व्यक्ति मतलब वकील भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे डॉक्टर अमीर व्यक्ति नहीं होते और सारे के सारे वकील भी अमीर व्यक्ति नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ होगा, तो कुछ कुछ होगा मतलब यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा अमीर व्यक्ति का वो भी इनका कुछ हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, हमारा डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आर एन का भाई है, आर के का एकलौता पुत्र है, एस के की एकलौती पुत्र वधु है, एन एस से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें यहाँ पर स्वयं के लेना है और जो हमारे से नीचे की जनरेशन, ऊपर की जनरेशन या हमारे पास की जनरेशन होती है हम क्या करते हैं, उनको अपने पास ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। आप यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे यहाँ पर करें कि आर एन का भाई है, जो आर है ये एन का भाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये आर है और आर कौन है, तो एन का भाई है, तो यहाँ पर हम एन के पास लिखेंगे, ये एन का भाई है कौन है, आर। तो यहाँ पर हम देखिए प्लस लगा लेंगे क्योंकि प्लस का मतलब पुरुष और माइनस का मतलब महिला। ठीक है, ये सब सिर्फ हम इनका जेंडर समझने के लिए लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर के का एकलौता पुत्र है, जो आर है ये के का एकलौता पुत्र है, मतलब केवल एक ही पुत्र है। और किसका है, तो के का। तो के को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये इसका पुत्र है तो पिता हमेशा ऊपर होता है, अपने से बड़ा होता है तो बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं और जो हमसे छोटे होते हैं उसे हम हमसे हमारे से नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो आर के का एकलौता पुत्र है, तो ठीक है एकलौता पुत्र है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि एस के की एकलौती पुत्र वधु है, मतलब जो एस है ये के की एकलौती पुत्र वधु, इसका मतलब ये है कि के की एकलौती पुत्र वधु का मतलब ये इसकी बहू है। ठीक है, तो यहाँ पर एस आ जाएगा। एस कौन है, तो यहाँ पर आर की पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर देखिए जैसे एस है, ठीक है, एस के पास से लगा है, तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि एस का एन क्या लगेगा। जैसे मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर एन एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मैंने आपका एग्जाम्पल लिया और मैंने कहा कि आप उससे किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहोगे हम उसके या तो भाई है या फिर हम उसके बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा कि वैसा, तो एस का एन क्या लगेगा, तो आप कहोगे जैसे ये एस है, तो एस का आर कौन है, तो आर इसका पति है और पति का ये एन कौन है, तो ये भाई या बहन है। ठीक है, यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं कहा कि ये लड़की है कि लड़का है, तो पति के भाई या बहन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में बहन, बेटी, माँ और पति की बहन दिया है, तो यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बहन भी दिया है और पति की बहन, तो हम डायरेक्ट बहन तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बहन तो हमें दिख ही नहीं रही है तो इसको तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से वैसे हम यहाँ पर ना तो इसको बहन कहेंगे पति की और ना ही पति का भाई कहेंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहन डायरेक्ट तो इसकी है नहीं, उसके बाद बेटी तो हो नहीं सकती और माँ भी नहीं हो सकती, तो पति की बहन अगर ऑप्शन में दिया, यहाँ पर भाई भी दे सकता है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बताया कि जो 1 तारीख से रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट न्यू चलने वाला है उसे आप जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको जितने भी रीजनिंग के जो चैप्टर है उनके टाइप वाइज प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एक चैप्टर लेता हूँ एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी के 3 टाइप होते हैं, जैसे पहला होता है नंबर एनालॉजी, उसके बाद लेटर और शब्द एनालॉजी, तो एक ही प्रैक्टिस सेट में तीनों टाइप को देखने को मिलेगा। उसके बाद सीरीज की भी 2-3 टाइप होती है, लेटर सीरीज, उसके बाद नंबर सीरीज और रिक्त स्थान वाले होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे लेटर से लेटर होता है, लेटर से संख्या होता है, या फिर हमें कॉमन देख के काटना होता है, या फिर कुछ हमें वहाँ पर सांकेतिक भाषा भी दी जाती है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें चिन्ह का भी बताना होता है, तो सारी टाइप आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी ब्लड रिलेशन में यहाँ पर जैसे आपको ये तो नॉर्मल दिख रहा है, ऐसे प्रश्न बहुत कम परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं हालांकि, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर मैं जैसे एक इशारे करने वाले प्रश्न आते हैं, जिससे यहाँ पर आपको दिया भी होगा ये वाला प्रश्न, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर A+B का अर्थ है कि A B की भाई है, या फिर ऐसा कुछ भी दिया जाता है, तो वहाँ पर सारी टाइप आपको एक ही प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगी और लगभग वहाँ पर आपको 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर जो हमें प्रश्न दिया है 11 नंबर का, इसे देखिए। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता और एकलौते बेटा हूँ, मतलब मेरा पिता है और मैं एकलौता बेटा हूँ। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब यहाँ पर देखिए जब भी आपको इशारा करने वाला प्रश्न मिले, मतलब संकेत करने वाला प्रश्न मिले, तो आपको सबसे पहले तो खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले खुद को लेते फिर हम डायग्राम से सोल्व करेंगे। जिससे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से
मतलब एक आदमी ने एक महिला से कहा, मतलब आप एक आदमी हो, ठीक है, और आप एक महिला से कह रहे हो। एक आदमी ने एक महिला से कहा है कि तुम्हारी माँ के मतलब जो महिला है उसके माँ के, ठीक है, तुम्हारी माँ के ससुर, तुम्हारी माँ के ससुर, ठीक है, तुम्हारी माँ के ससुर का मतलब ये है कि तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि वो औरत कौन है, तो वो औरत उसकी पत्नी ही हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा कि तुम्हारी माँ के ससुर जो मेरे पिता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो तुम्हारी माँ मतलब वो किसकी हो जाएगी, इस आदमी की पत्नी हो जाएगी, ठीक है, तो वो मेरे पिता है और मैं एकलौता बेटा हूँ। अब ये जो आदमी है वो केवल एकलौता ही बेटा है, एकलौता ही बेटा है, इसका मतलब ये कि वो 100% उसकी पत्नी ही है। तो वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित, यानी कि उस महिला का वह आदमी क्या लगेगा, तो आप कहोगे जब ये जो महिला है ये उस मतलब उसके माँ, मतलब उसका माँ का ये पति है, इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या लगेगा आदमी, तो इसका वो अगर माँ लग रही तो इसका मतलब ये है कि इसका पिता लगेगा, ठीक है, ये आदमी क्या लगेगा, पिता लगेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डायग्राम से सोल्व करें तो देखिए, जैसे सबसे पहले एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, तो मान लो कोई ये आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ये महिला से कहा, और तुम्हारी माँ के, मान लो एक लड़की है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़की मैं बना रहा हूँ, ये लड़की है, ठीक है, यहाँ पर ये एक लड़की है, और तुम्हारी माँ के ससुर, जैसे इसकी एक माँ है, ठीक है, ये इसकी माँ हो जाएगी, यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ, और माँ के ससुर, माँ के ससुर, तो इसका ससुर मतलब ऊपर लिखेंगे तो ये ससुर हो गया है, ठीक है, ये ससुर हो गया, वो मेरे पिता है। वो किसके पिता थे, इस आदमी के पिता है, ठीक है, इस आदमी के ये कौन है, तो ये पिता है, ये कौन है, इस आदमी के पिता है, ठीक है। अगर ये इस आदमी के पिता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि और मैं एकलौता बेटा हूँ, तो एकलौता बेटा मतलब इसमें 100% इसकी पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है, तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, तो ये आपको पता भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की की ये कौन है, माँ है, और माँ का ये पति है, तो ये इसका क्या लगेगा, तो ये इसका पिता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कि आपको पहले खुद से सोल्व करना है, ठीक है, मतलब बिना डायग्राम से खुद को लेके। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर एम एन ओ पी क्यू और आर लिखे गए हैं। चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, स्वर के विपरीत फलक पर अक्षर ढूंढें। अब हमें यहाँ पर ये नहीं कहा कि किस लेटर के विपरीत, हमें स्वर कहा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्वर के विपरीत मतलब इसमें से स्वर कौन है, तो आप कहोगे स्वर हमारे पास एन, यहाँ पर एम एन ओ पी क्यू है, क्यू के बाद आर भी है, तो इसमें स्वर कौन है, तो स्वर ओ है। तो हमें यहाँ पर ओ का विपरीत बताना, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हमें ओ नहीं दिया है, हमें यहाँ पर स्वर का विपरीत पूछा है, तो स्वर मतलब केवल एक ही है, तो हमें ओ का बताना, ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो हमें कॉमन सतह दिखाई दे रही है वो क्यू दिखाई दे रही। तो जैसे ही कॉमन सतह दिखाई देते हैं हम क्या करते हैं, इनको दोनों तरफ दोनों के एक एक तरफ लिख लेते हैं और घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो पहले पासे में चलेंगे तो आर मिला, उसके बाद हमें आगे चलेंगे तो एम मिला, तो यहाँ पर लिखेंगे आर, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एम। फिर दूसरे पासे में चलेंगे, दूसरे पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर ओ मिला, फिर इससे आगे चलेंगे तो एन मिला। तो सबसे पहले मिला ओ, तो उससे पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर एन को लिखेंगे। इनको क्या करेंगे, आमने सामने, एम के सामने एन, एन के सामने एम, आर के सामने ओ के सामने आर, और क्यू के सामने कौन हो जाएगा, जो नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें यहाँ पर पी नहीं दिखाई दे रहा, तो पी इसके सामने हो जाएगा। हमें यहाँ पर स्वर का पूछा है, स्वर कौन है, ओ है, तो ओ का हमें बताना। ओ के सामने आर है, तो ओ का विपरीत कौन होगा, आर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दर्पण प्रतिबिंब बताइए, मतलब यहाँ पर एम एन रेखा दिया है, ठीक है, और ये इसका प्रतिबिंब एक एम एन रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जब भी प्रतिबिंब वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना, क्योंकि जो इसकी छाया वो इस साइड बनेगी, दाईं ओर बनेगी, ठीक है। अब दाईं ओर बनेगी इसका मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें पलटेगी, तो पलटेगी तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ की गलती निकालते हैं। यहाँ पर गोल आकृति तो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है, ये आकृति तो वैसी की वैसे रहेगी, और यहाँ पर अंदर के हमें यहाँ पर जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये इस साइड हो जाएगी, यहाँ पर इस साइड हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और नीचे वाला तो वैसा की वैसा रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर इतना भी हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में गलती निकालेंगे तो यहाँ पर तो वैसा की वैसा दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पर जो 6 दिखाई दे रहा है वो इधर आके कैसा दिखाई देगा, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर मैं नीचे बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार का। अगर हम इस प्रकार का देखेंगे तो यहाँ पर तो सीधा की सीधा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 2 बचे हैं, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या गलती निकालेंगे, यहाँ पर अब क्या पी बनेगा, ठीक है। अब पी इधर आके कैसा बनेगा, तो पी इधर आके कुछ इस प्रकार का बनेगा, कैसा, इस प्रकार का। अब पी इस प्रकार का यहाँ पर बनेगा, तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सीधा की सीधा, यहाँ पर भी, तो इसकी भी यहाँ पर गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर सारे लेटर और संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर गलती निकाली, ऑप्शन एलिमिनेट किया, ऑप्शन केवल एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को जल्दी सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा गलती निकालना होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता हो। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या दिया, हमें यहाँ पर बच्चा दिया है, वयस्क दिया है, किशोर दिया है, गर्भस्थ शिशु दिया और शिशु दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तार्किक और अर्थपूर्ण मतलब क्रम में क्या होता है कि 2 क्रम होते हैं, या तो अवरोही या फिर आरोही। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा वाला दिया है। तो सबसे पहले देखिए इनमें अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा चीज़ क्या है, तो देखिए जैसे बच्चा दिया है, वयस्क दिया है, किशोर दिया है, गर्भस्थ शिशु दिया और शिशु दिया है, ठीक है। अब शिशु तो आपको पता है